नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय की तह तक जाए हैं जिसने हाल ही में सबका ध्यान खींचा है। मुंबई और उत्तर भारत में जो भयानक बारिश और बाढ़ आई। सोशल मीडिया पर तो हैशटैग मुंबई रेन्स और हैशटैग इंडिया फ्लड्स जैसे हैशटैग्स की जैसे बाढ़ सी आ गई थी। और इसके पीछे की वजह वाकई गंभीर है। हमारे पास जो रिपोर्ट्स हैं, कुछ आर्टिकल्स हैं, नोट्स हैं, उनके आधार पर चलिए इस पूरी स्थिति को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, परत दर परत, कि आखिर हुआ क्या और क्यों। तो शुरुआत मुंबई से करते हैं ना। वो शहर जो कभी नहीं रुकता, वो अचानक थमसा गया कुछ ही दिनों में। 800 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश। अब इस आंकड़े को जरा सोचिए, ये कई बार पूरे महीने की औसत बारिश से भी ज्यादा होता है, वो भी सिर्फ कुछ दिनों में। ये कोई सामान्य मॉनसून की बौछारें नहीं थी, ये तो एक तरह का जल प्रलय जैसा था। और इसका नतीजा क्या हुआ? सड़कें तो जैसे नदियां बन गई। तस्वीरें तो भयानक थी, गाड़ियां पानी में डूबी हुई, लोग कमर तक पानी में चलने को मजबूर थे। शहर की जो धड़कन है, लोकल ट्रेनें, वो बंद हो गई, उड़ानें रद्द हो गई। सही कहा ना जी। जो सामग्री हमारे पास है वो बताती है कि इसका दायरा कहीं ज्यादा बड़ा था। हाँ, बिल्कुल। और ये समझना बहुत ज़रूरी है। जो स्रोत है हमारे पास, वो ये इस बात पर जोर देते हैं कि ये सिर्फ एक शहर की मुश्किल नहीं थी। इसका असर तो पूरे उत्तर भारत में महसूस किया गया, खासकर पहाड़ी राज्यों में। जैसे उत्तराखंड, हिमाचल। हाँ, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों। वहाँ भारी बारिश ने भूस्खलन और वो जो अचानक बाढ़ आती है ना, फ्लैश फ्लड्स, उसको जन्म दिया। उससे तबाही का मंजर और भी भयानक हो गया। उन पहाड़ी इलाकों में तो सैकड़ों जानें चली गईं, हजारों घर तबाह हो गए, सड़कें, पुल सब बह गए। मतलब पूरा का पूरा जो बुनियादी ढांचा है वो चरमरा गया। और अगर हम थोड़ा और बड़े पैमाने पर देखें तो स्रोत ये भी बताते हैं कि इसी समय जो हमारा पड़ोसी देश है पाकिस्तान, वो भी अभूतपूर्व बाढ़ से जूझ रहा था। वहां लाखों लोग विस्थापित हुए। तो ये कोई अकेली घटना नहीं थी, ये एक बड़े क्षेत्रीय मौसम सिस्टम का हिस्सा थी, जिसका असर दक्षिण एशिया के एक बड़े हिस्से पर पड़ा। ये हमें समस्या के भौगोलिक विस्तार का एहसास कराता है। बाप रे, ये तो वाकई एक बहुत बड़े पैमाने की आपदा थी। अच्छा, तो ये आंकड़े और भौगोलिक विस्तार तो ठीक है, पर अब थोड़ा इसके मानवीय पहलू पर आते हैं, क्योंकि अंत में तो इन घटनाओं का सबसे गहरा असर आम लोगों की जिंदगी पर ही पड़ता है। स्रोत इस बारे में क्या बताते हैं? लोगों ने क्या झेला, क्या क्या हुआ उनके साथ? स्रोत जो हैं वो इस मानवीय त्रासदी की कई दर्दनाक तस्वीरें पेश करते हैं। जी। मुंबई में, जैसा आपने कहा भी, जीवन थम गया। लेकिन इसका मतलब सिर्फ ट्रैफिक जैम नहीं था। इसका मतलब था कि मरीज अस्पताल नहीं पहुंच पा रहे थे। ओह। और जो अस्पताल में थे भी, उन्हें बिजली कटौती और जरूरी दवाइयों या सप्लाई की कमी का सामना करना पड़ रहा था। अब सोचिए, एक तरफ बाढ़ का पानी भरा है और दूसरी तरफ अस्पताल में अंधेरा है। ये तो बहुत ही भयावह स्थिति है। दूर जो हैं, उनकी रोजी रोटी छिन गई क्योंकि काम तो ठप था। पानी भरने से फिर बीमारियों का खतरा बढ़ गया। और वो तस्वीरें जो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, लोग गंदे पानी में चलकर जरूरी सामान ला रहे हैं, अपने बीमार रिश्तेदारों को किसी तरह ऊंची जगह पर ले जा रहे हैं, वो सिर्फ तस्वीरें नहीं थी, वो लोगों के असल संघर्ष और लाचारी का प्रतीक थी। बिल्कुल। और ये सिर्फ शहरी मध्यम वर्ग की ही परेशानी नहीं थी। जैसा कि स्रोत बताते हैं, जो निचले इलाकों में रहते हैं लोग, झुग्गी बस्तियों में, उन पर तो इसका असर कई ज्यादा विनाशकारी होता है। उनके कच्चे घर पानी में डूब जाते हैं, उनका जो थोड़ा बहुत सामान होता है वो भी बह जाता है। हाँ, और अगर ग्रामीण इलाकों की बात करें तो किसानों की तो महीनों की मेहनत पर पानी फिर गया। खड़ी फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गईं। ये उनके लिए सिर्फ एक आर्थिक नुकसान नहीं है, ये उन्हें कर्ज के बोझ तले और दबा देता है। कई परिवारों को तो अपना घर-बार छोड़कर राहत शिविरों में जाना पड़ा। और वहां भी स्थितियां अक्सर बहुत चुनौतीपूर्ण होती हैं। पीने का साफ पानी मिलना मुश्किल, खाने की किल्लत और भविष्य की अनिश्चितता। ये सिर्फ कुछ दिनों की बात नहीं होती, ये लोगों की जिंदगी को सालों पीछे धकेल देती है। ये सब सुनना वाकई बहुत मुश्किल है। और जैसा कि हमारे स्रोत इशारा कर रहे हैं, ये सिर्फ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं नहीं हैं। इन व्यक्तिगत त्रासदियों और जो बड़े प्रणालीगत मुद्दे हैं, उनकी बीच एक सीधा संबंध दिखता है ना? वो जो तस्वीरें हमने देखी, पानी में डूबी बसें, रेलवे ट्रैक पर पानी भरा हुआ, वो सिर्फ बारिश की अधिकता नहीं दिखाती। वो कहीं न कहीं हमारे शहरों की जो योजनाएं हैं, उनकी विफलता का भी आईना है। हाँ, बिल्कुल। यहीं पर विश्लेषण और गहरा होता है। स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि ये जो मानवीय पीड़ा हमने देखी, ये केवल सिर्फ प्रकृति का प्रकोप नहीं थी। अच्छा। इसको बढ़ाया हमारी अपनी कमियों ने।
अच्छा। हमारे शहर, खासकर मुंबई जैसे महानगर, जिन्हें हम आर्थिक विकास का इंजन मानते हैं, वो इस तरह की जो चरम मौसमी घटनाएं हैं उनका सामना करने के लिए तैयार क्यों नहीं है, ये सवाल स्रोत बार बार उठाते हैं। अपर्याप्त जल निकासी व्यवस्था यानी कि ड्रेनेज सिस्टम्स, अनियोजित शहरी फैलाव मतलब बिना प्लानिंग के शहर का बढ़ते जाना, और बाढ़ प्रबंधन के लिए जो जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए उसकी कमी, ये सब मिलकर एक प्राकृतिक घटना को मानवीय आपदा में बदल देते हैं। स्रोत इसे कहते हैं मानव निर्मित आपदा का प्राकृतिक ट्रिगर। मानव निर्मित आपदा का प्राकृतिक ट्रिगर, ये एक सोचने वाली बात है। इसका मतलब है कि भारी बारिश तो एक फैक्टर है, लेकिन असली समस्या कहीं और है। तो चलिए इन अंतर्निहित कारणों पर थोड़ी और गहराई से बात करते हैं। स्रोत किन मुख्य वजहों की ओर इशारा कर रहे हैं? देखिए, स्रोत मुख्य रूप से दो बड़े फैक्टर्स का विश्लेषण करते हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए भी हैं। पहला है जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज। अब ये कोई दूर के भविष्य का खतरा नहीं रहा। सही। स्रोत साफ बताते हैं कि जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम का मिजाज बदल रहा है, बारिश का पैटर्न अनियमित हो रहा है, कभी लंबे समय तक सूखा तो कभी बहुत कम समय में बहुत ज्यादा, बहुत तीव्र बारिश। ये जो अत्यधिक तीव्र बारिश है ना, यही हमारे मौजूदा शहरी ढांचे को चरमराने पर मजबूर कर देती है। स्रोत इसे न्यू नॉर्मल कह रहे हैं, मतलब ये अब आम बात हो सकती है और हमें इसके लिए तैयार रहना चाहिए। ये तो चिंता की बात है। हाँ, और दूसरा और शायद उतना ही महत्वपूर्ण कारक जिसे स्रोत उजागर करते हैं वो है खराब शहरी नियोजन, पुअर अर्बन प्लानिंग, और उसका प्रबंधन यानी मैनेजमेंट। ये एक ऐसा पहलू है जिस पर हमारा सीधा नियंत्रण हो सकता है, लेकिन अक्सर इसे नजरअंदाज किया जाता है। खराब शहरी नियोजन, ये शब्द हम अक्सर सुनते तो हैं, लेकिन जमीनी हकीकत में इसका क्या मतलब है, जैसा कि स्रोतों में बताया गया है? इसका मतलब कई स्तरों पर है। सबसे पहले, जैसा पहले भी जिक्र हुआ, एक असरदार ड्रेनेज सिस्टम का ना होना। शहरों में बारिश के पानी को निकालने के लिए जो नालियां और स्टॉर्म वाटर ड्रेन बने हैं वो या तो पुराने पड़ चुके हैं या उनकी क्षमता शहर की बढ़ती आबादी और कंक्रीट के फैलाव के हिसाब से बहुत कम है। हाँ, ये तो है। और कई जगहों पर तो वो कूड़े और प्लास्टिक से भरे रहते हैं, जिससे पानी की निकासी पूरी तरह रुक जाती है। स्रोत बताते हैं कि ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये बुनियादी इंजीनियरिंग का मामला है जिसे सालों से अनदेखा किया गया है। दूसरा, जो प्राकृतिक जल स्रोत थे उनका विनाश। शहर पहले जिन तालाबों, झीलों और वेटलैंड्स पर निर्भर थे, मतलब वो जमीनें जो प्राकृतिक स्पंज की तरह काम करके एक्स्ट्रा पानी सोख लेती हैं, उन्हें निर्माण और विकास के नाम पर पात दिया गया है। अच्छा। इससे पानी को सोखने की जमीन की जो कुदरती क्षमता थी वो खत्म हो गई है। स्रोत मुंबई की मीठी नदी जैसी नदियों के अतिक्रमण का उदाहरण देते हैं, जो कभी शहर के लिए वरदान थीं, अब बाढ़ का कारण बन जाती हैं। ये तो बहुत गड़बड़ है। बिल्कुल। और तीसरा, बाढ़ प्रबंधन के लिए जो जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जैसे तटबंध, बाढ़ रोकने वाली दीवारें या पानी जमा करने के बड़े जलाशय, उनकी कमी। और जहां ये हैं भी, उनका रखरखाव अक्सर ठीक से नहीं होता है। स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि हम अक्सर रिएक्टिव उपायों पर ध्यान देते हैं, मतलब बाढ़ आने के बाद राहत कार्य और मरम्मत। हाँ, बाद में भागते हैं। शहरों को ज्यादा लचीला, रिजिलियंट बनाया जाए, उस पर निवेश बहुत कम है। ये एक सोच का संकट भी है। तो ये सिर्फ पैसे या इंजीनियरिंग की ही समस्या नहीं है, बल्कि एक तरह से प्राथमिकता और दूरदर्शिता की भी कमी है। मतलब क्लाइमेट चेंज बारिश को और तीव्र बना रहा है। हाँ, और हमारे शहरों का डिजाइन उस बढ़ी हुई तीव्रता को झेलने के लायक है ही नहीं। ये तो एक बहुत खतरनाक मिश्रण है। बिल्कुल। और स्रोत हमें इसी मिश्रण के परिणामों से आगाह करते हैं। ये कोई एक साल की कहानी नहीं है। हर साल मानसून में कमोबेश यही स्थिति बनती है, कभी कम तो कभी ज्यादा। स्रोत सवाल उठाते हैं कि हम हर साल एक ही चक्र क्यों दोहराते हैं, आपदा, फिर प्रतिक्रिया, फिर भूल जाना और फिर अगली आपदा का इंतजार। ये वाकई बहुत गंभीर सवाल हैं। तो इन स्रोतों के विश्लेषण से क्या बड़े सवाल उभरते हैं जिन पर हमें, मतलब समाज को, नीति निर्माताओं को और नागरिकों को भी सोचने की जरूरत है? स्रोत हमें कुछ बुनियादी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण सवालों के सामने खड़ा करते हैं। पहला, हम कब तक ऐसे ही, मतलब तात्कालिक समाधानों पर निर्भर रहेंगे? हमारे शहर दशकों से बाढ़ का सामना कर रहे हैं, फिर भी स्थायी और लॉन्ग टर्म समाधान क्यों नहीं लागू हो पा रहे हैं? क्या इसके पीछे राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है, या संसाधनों का अभाव है, या फिर योजना बनाने वालों की अदूरदर्शिता है? स्रोत इन सभी संभावनाओं की ओर इशारा करते हैं।
और दूसरा सवाल? दूसरा सवाल सरकारों और जो लोकल बॉडीज हैं उनकी जवाबदेही, उनकी अकाउंटेबिलिटी से जुड़ा है। शहरी विकास, जल निकासी, आपदा प्रबंधन, इसके लिए जिम्मेदार कौन है और क्या उन्हें उनकी विफलताओं के लिए जवाबदेह ठहराया जा रहा है? स्रोत बताते हैं कि अक्सर जिम्मेदारी कई विभागों के बीच बटी होती है। हाँ, ये तो होता है। तो उससे होता यह है कि कोई भी पूरी तरह जिम्मेदार महसूस नहीं करता। सही कहा। और तीसरा सवाल जो हम सबके लिए है। हाँ, तीसरा सवाल, और ये हम सबके लिए है, आपदा की तैयारी में नागरिकों की क्या भूमिका हो सकती है? क्या हम सिर्फ सरकार से ही उम्मीद करें या हम भी अपने स्तर पर कुछ कर सकते हैं? जैसे पानी का संरक्षण करना, प्लास्टिक का उपयोग कम करना या अपने आसपास की नालियों को साफ रखने में मदद करना। स्रोत जो हैं वो सामुदायिक भागीदारी और जागरूकता के महत्व पर भी जोर देते हैं। एक जागरूक और सक्रिय नागरिक समाज बदलाव लाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। ये सवाल सिर्फ समस्या की ओर इशारा नहीं करते, बल्कि कहीं ना कहीं समाधान की दिशा भी दिखाते हैं। जवाबदेही, स्थायी योजना और सबकी भागीदारी। ऐसा लगता है कि स्रोतों का निचोड़ यही है कि तकनीकी समाधान तो मौजूद हैं, लेकिन उन्हें लागू करने के लिए राजनीतिक और सामाजिक इच्छा शक्ति की बहुत जरूरत है। हाँ, और एक और महत्वपूर्ण बात जो स्रोत उठाते हैं वो है प्रकृति आधारित समाधानों की संभावना, नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस। अच्छा, वो क्या होते हैं? यानी सिर्फ कंक्रीट के ढांचे बनाने के बजाय क्या हम झीलों, तालाबों और शहरी जंगलों को पुनर्जीवित करके बाढ़ के जोखिम को कम कर सकते हैं? ये न केवल बाढ़ नियंत्रण में मदद करेंगे बल्कि शहर के पर्यावरण को भी बेहतर बनाएंगे। ये एक होलिस्टिक, एक समग्र दृष्टिकोण की बात है। बारिश जीवन देती है, ये सच है, लेकिन जब वही बारिश आपदा बन जाती है तो ये सिर्फ प्रकृति का खेल नहीं रह जाता। ये हमारे प्रबंधन का, हमारी योजनाओं का और हमारी तैयारियों का एक कड़ा इम्तिहान बन जाता है। और स्रोतों से जो निष्कर्ष निकल रहा है वो साफ है। अगर हम आज जलवायु परिवर्तन की वास्तविकता को स्वीकार करते हुए अपने शहरों को भविष्य के लिए तैयार नहीं करते, तो हमें बार बार ऐसी ही या शायद इससे भी बदतर त्रासदियों का सामना करना पड़ेगा। ये महज एक शैतानी नहीं बल्कि कड़वी सच्चाई है। और जाते जाते श्रोताओं के मन में एक विचार छोड़ जाते हैं जिस पर शायद वो और सोचना चाहें। जलवायु अनिश्चितता के इस युग में जहां मौसम का पूर्वानुमान लगाना भी मुश्किल होता जा रहा है, क्या हमें शहरी नियोजन के अपने पूरे दर्शन को ही बदलने की जरूरत है? क्या हम पानी से लड़ने या उसे कहीं और धकेलने की सोच से आगे बढ़कर पानी के साथ जीने की अवधारणा पर विचार कर सकते हैं? लिविंग विद वाटर। शायद ऐसे शहर डिजाइन करना जो बारिश के पानी का स्वागत करें, उसे सहेजें और उसे सुरक्षित रूप से रास्ता दें, ना कि उसे दुश्मन समझें। ये एक बड़ी चुनौती है, पर शायद भविष्य के टिकाऊ शहरों का रास्ता यहीं से निकलता हो। क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये एक बहुत जरूरी दिशा है सोचने के लिए।